हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है फिजिक्स का, और जो कि है पार्श्विक विस्थापन या ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन। तो पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, लेटरल शिफ्ट क्या होता है, और ग्लास स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन के क्वेश्चन को हम लोग कैसे यहाँ पर डील करना है, कैसे कंप्लीट करना है, वो सारी बातें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी डेफिनेशन है मैंने यहाँ पर लिख दी है, डेफिनेशन को आप लोग समझिए, एंड देन डेफिनेशन के बाद जो जो इसकी बेसिक चीज है उस पर हम लोग बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है पार्श्विक विस्थापन की। डायग्राम से भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले डेफिनेशन देखिए, जब कोई प्रकाश किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से अपवर्तित होती है। अब इस समांतर फलकों वाले माध्यम का मतलब क्या हुआ, और माध्यम को आप लोग समझिए कि यहां पर हमने समांतर फलकों वाले माध्यम बना दिए। ये वाला माध्यम हमारा हो गया वायु, ये माध्यम हो गया हमारा पानी, और ये वाला माध्यम हो गया कांच। अब देखिए इन तीनों में कंपैरिजन देखिए, प्रकाश की चाल की बात हो रही है। अगर हम अपवर्तित किरण की बात कर रहे हैं, हम आपतित किरण की बात कर रहे हैं, हम निर्गत किरण की बात कर रहे हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के जाना, मतलब कि सिर्फ एक किरण पर हम लोग बात करेंगे, एक किरण पर बात करेंगे, तो उसमें भी उस प्रकाश की गति की बात होगी। मतलब वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, पानी में प्रकाश की चाल कितनी है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, इन सारी चीजों पर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, क्योंकि अगर वायु और पानी की बात करें तो वायु विरल माध्यम है, इन दोनों की बात करें तो ये वायु विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है। इन दोनों की बात करें तो पानी विरल माध्यम है, कांच यहां पर हो गया सघन माध्यम। माध्यम तो जब माध्यम परिवर्तित होगा, माध्यम परिवर्तित होगा तो पार्श्विक विस्थापन कैसा होगा, ग्लास स्लैब से अपवर्तन कैसे होगा, ये हम लोगों को यहां पर देखना है माध्यम के चेंज होने पर। तो जब हम ग्लास स्लैब लेंगे तो एक माध्यम होगा हमारे पास विरल माध्यम, दूसरा माध्यम होगा हमारे पास सघन माध्यम, क्योंकि एक हम कांच लेने वाले, कांच का टुकड़ा लेने वाले और उससे क्वेश्चन को यहां पर कंप्लीट करने वाले। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। जैसा मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा उस क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, और ये सारी चीजें आप लोग एक एक करके देखिएगा। सारे डाउट आप लोगों के प्रकाश के अपवर्तन से, जो कि ग्लास स्लैब वाले कॉन्सेप्ट से है, आप लोगों के सारे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और कोई डाउट होगा तो एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको और अच्छे से आप लोगों को बताने की कोशिश कर सकूं। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर डेफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूं। डेफिनेशन क्या है? जब प्रकाश किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से, माध्यम मैंने आप लोगों को बता दिया, समांतर फलक मैंने यहाँ पर बता दिए, अपवर्तित होती है तो निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। इस स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। इस डेफिनेशन को यहां पर मैं लिखा रहने दे रहा हूं। ध्यान से देखिए क्या होता है कि यहां पर हम लोगों ने बनाया एक ग्लास स्लैब, ये हम लोगों ने ग्लास स्लैब बनाया। अब ग्लास स्लैब बनाया, एक प्रकाश किरण आपतित होती है, ये हो गया हमारा पी क्यू, ये हो गया आर और एस। थोड़ा ग्लास स्लैब मैंने छोटा बनाया हुआ है, ध्यान से देखिए, इतने में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये पी क्यू आर एस एक ग्लास का स्लैब है, ऊपर वाला माध्यम है ये वायु, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू1। ये वाला माध्यम है हमारे पास कांच, तो इसको हम लोग म्यू2 बोलते हैं। यहां पर देखिए अपवर्तनांक, तो यहां पर मैं कांच, यहां पर वापस से तीसरा वाला माध्यम ये है हमारे पास वायु, और ये हो जाएगा वापस से म्यू1। ठीक है, तो वायु ये वाला माध्यम हो गया हमारे पास विरल, ये माध्यम हो गया हमारे पास कांच का अंदर वाला माध्यम, ये हो गया हमारे पास सघन, और सघन माध्यम के बाद वापस से क्या जाएगा हमारे पास एक और माध्यम, जो कि वापस से क्या होगा विरल। तो एक ग्लास स्लैब लिया हम लोगों ने, ये ग्लास स्लैब पी क्यू आर एस। ऊपर से जब प्रकाश किरण आपतित होगी, ठीक है, प्रकाश किरण आपतित होगी, ये लीजिए मैं यहां पर एक आपतित प्रकाश किरण बना देता हूं। तो ये हमने एक प्रकाश किरण बनाई, इसको हम लोगों ने नाम दिया ए बी। ठीक है, ये ए और यहां पर ये पॉइंट देकर ये हो जाएगा बी। तो ये हुई आपतित किरण। अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी हो गया हमारे पास आपतित किरण, आपतित किरण। अब एक माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, तो ये इस माध्यम से इस माध्यम में जाएगी। जब ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, चूंकि पहला वाला माध्यम विरल है, दूसरा वाला माध्यम सघन है। विरल का मतलब कि प्रकाश की चाल पहले वाले माध्यम में ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड वाले मीडियम में। दूसरे माध्यम से अगर हम उसकी तुलना करें तो दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो ज्यादा है। तो जब इस पीक्यू पर इसका आपतन होगा, देखिए ये आपतित किरण है, जब ये आपतित किरण है तो आपतित किरण है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम लोगों को बनाना पड़ता है एक अभिलंब। तो यहां पर हम लोग क्या बनाएंगे, एक अभिलंब बना लेते हैं। यहां से हम लोग ये लीजिए, ये अभिलंब बना दिया। अब एक चीज पता होनी चाहिए, क्लियर ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है, अभिलंब की ओर झुकती है। तो जब ये प्रकाश किरण इस माध्यम से इस माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और मतलब इस साइड, दूर का दूर जाना मतलब इस साइड, और पास आना मतलब इस साइड। तो यहां पर क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। तो हम इसको कुछ ऐसा बना देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर अगर देखिए यहां से ये ऐसी बैंड हो गई इधर साइड अभिलंब की ओर, ये वाला हमने अभिलंब बनाया, अगर ये वाला माध्यम नहीं होता
ये वाला माध्यम नहीं होता तो प्रकाश किरण सीधी जाती, प्रकाश किरण सीधी जाती, ये प्रकाश किरण सीधी जाती। अगर ये वाला माध्यम नहीं होता, ये लाइन सीधी जाती। अब देखिए एक बार फिर से, ये वाली बी है, ये हो गया यहां पर हमारे पास सी, फिर से माध्यम परिवर्तित होगा, फिर से माध्यम बदलेगा। अब प्रकाश किरण कांच से वापस वायु में जाएगी, प्रकाश किरण कांच से वापस वायु में जाएगी, प्रकाश किरण कांच से वापस वायु में जाएगी। अब जब प्रकाश किरण कांच से वापस वायु में जाएगी तो अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है। ध्यान से सुनिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा था। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर हटेगी। तो हमको सबसे पहले अभिलंब बनाना है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, ये अभिलंब बनाया, मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल, मतलब एक प्रकार का ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का बन रहा है, ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ध्यान से सुनिए, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटने का केस ये बन गया। ये दोनों समांतर होना चाहिए, ये बोल रहा है। इस स्थिति में जब कोई प्रकाश किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से अपवर्तित होती है तो ए बी आपतित किरण, यहां से बीसी की बात करें हम लोग तो बीसी ये हो गई अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण यहां पर लिखिएगा आप, अपवर्तित किरण। एक और चीज याद रखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, आपतन कोण आई। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो एंगल बना वो आर। अब देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, इतने भाग को देखना हमको, ये वाला भाग इतना, ये बना रहा है ऐसा जेड, यहां से ये भाग ऐसा बन रहा है जेड, मतलब ये वाली और ये वाली ये अभिलंब हुए। मैंने आपको बताया 90 का फॉर्म यहां पर बन रहा है, ये दोनों अभिलंब हुए तो दोनों पैरेलल होंगे। अब जब दोनों पैरेलल होंगे, यहां का एंगल आर बना, डेफिनेटली यहां का एंगल भी आर होगा, ये होगा अंतः एकांतर कोण, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी हो जाएगा हमारे पास आर। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया है। क्या डेफिनेशन है, निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। जब कोई प्रकाश किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से अपवर्तित होती है तो निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। ये वाली जो किरण है इसको यहां पर हमने नाम दिया सी, इसको नाम दे दिया यहां पर डी। तो ये जो सी डी है, यहां पर मैं डी लिख रहा हूं, आप समझिएगा, यहां पर ये डी है, तो यहां पर सी डी जो है, सी डी ये बन गई निर्गत किरण, निर्गत किरण, इमरजेंस रे, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, और ये इमरजेंस रे, निर्गत किरण बन गई सीडी। तो वो क्या बोल रहा है कि जो आपतित किरण होती है, माना कि ये वाला ग्लास स्लैब यहां पर नहीं है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर होती है। आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों समांतर होती है। समांतर का मतलब कि दो रेखाओं को कितना ही आगे बढ़ा दिया जाए, दो रेखाओं को कितने आगे बढ़ा दिया जाए दोनों दिशाओं में, वो दोनों एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये समांतर होती है। तो ये देखिए यहां पर समांतर, दोनों समांतर होती है। इस स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, इस स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी के लिए मैं यहां पर बना दे रहा हूं ये स्थिति यहां से। वैसे ये वाला भाग बनता है ये वाला, ठीक है, बट अगर हम यहां से बनाए तो ये स्थिति बन रही है ये वाली, ये इसकी लंबवत दूरी, ये इसकी लंबवत दूरी। तो यहां पर मैं नाम दे रहा हूं सीई, ये इसकी लंबवत दूरी, ठीक है। ये वाला भाग, ये पूरा यहां से पैरेलल होना स्टार्ट हुआ तो यहां तक ये पैरेलल, आगे तक पैरेलल जाएगी। ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से समझिए, क्योंकि इसके बीच के जो कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसको हम प्रूफ भी करेंगे। जब कोई प्रकाश किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से अपवर्तित होती है तो निर्गत किरण, ये वाली निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। इस स्थिति में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को, ये लंबवत दूरी है, मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये लंबवत दूरी को प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन का मतलब समझिए, यहां से पार्श्विक विस्थापन का मतलब क्या होगा, यहां से बस ये किरण इधर शिफ्ट हो गई, ये ऐसी सीधी जा रही थी, अगर ये वाला भाग नहीं होता तो प्रकाश किरण सीधी ऐसी जा रही थी। लेकिन अभी ये ग्लास स्लैब यहां पर दिया हुआ है, तो इस ग्लास स्लैब के कारण, इस ग्लास स्लैब के कारण, इस कांच के टुकड़े के कारण ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गई और पैरेलल इधर हो गई। क्योंकि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मतलब अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर बैंड हो जाएगी, और जब वो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी, जैसे हम लोगों ने यहां पर ये डायग्राम बनाया हुआ है। तो पार्श्विक विस्थापन का मतलब, लेटरल शिफ्ट का मतलब, अगर कोई माध्यम आएगा और माध्यम चेंज होगा तो जहां से आ रही थी और जहां से बाहर हुई उसमें सिर्फ वो शिफ्ट होगी, लेकिन पैरेलल बनेगी, थोड़ा सा शिफ्ट होगी, उसका पार्श्विक विस्थापन होगा, लेकिन वो पैरेलल बनेगी, उसके समांतर बनेगी। ये यहां पर आप लोगों को याद रखना है। अब यहां पर हम लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, मतलब कि
आपतन कोण और निर्गत कोण। ये वाला निर्गत कोण है, यहां पर मैं लिख देता हूं, आई जो है ये बना हमारे पास आपतन कोण, ई बनेगा निर्गत कोण, और आर बनेगा यहां पर हमारे पास अपवर्तन कोण। ये दोनों तीनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। ग्लास स्लैब का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है और दूसरे से फिर वापस से पहले माध्यम में जा रही है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण, ये निर्गत किरण है, यहां से इसका अपवर्तन हुआ है, आपतित किरण का यहां से अपवर्तन हुआ है, अपवर्तित हुई है ये किरण, जब यहां से अपवर्तित हुई है फिर से वापस निकली तो ये पैरेलल होती है। और उसकी डेफिनेशन यहां पर मैंने पार्श्विक विस्थापन की डेफिनेशन यहां पर मैंने आप लोगों के लिए लिख दी है। अब देखिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और ग्लास स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, कैसे क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। यहां पर हम लोगों ने ये तो देख लिया कि कौन सी आपतित किरण है, कौन सी अपवर्तित किरण है, निर्गत किरण कौन सी है, आपतन कोण कौन सा है, निर्गत कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण कौन सा है, कौन सा माध्यम विरल है, कौन सा माध्यम सघन है। अब देखिए यहां पर हम लोगों को अब इस सीई की वैल्यू चाहिए, सीई की वैल्यू चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम लोगों ने यहां पर बोला है कि प्रकाश किरण में ये निर्गत किरण और आपतित किरण, इसमें पूरे ग्लास स्लैब में निर्गत किरण और आपतित किरण अगर एक दूसरे के समांतर होती है तो क्यों समांतर होती है, कौन से एंगल अगर इक्वल होंगे तो वो समांतर होगी, इस पर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। तो देखिए हमको पहले पृष्ठ पर अपवर्तन निकालना है, दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन निकालना है, तो इतना मैं आप लोगों के लिए ध्यान से देखिए, फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूं। पार्श्विक विस्थापन लेटरल शिफ्ट बहुत आराम से देखेंगे क्वेश्चन है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए कि जब कोई प्रकाश किरण समांतर फलकों वाले माध्यम से अपवर्तित होती है तो निर्गत किरण सदैव आपतित किरण के समांतर होती है। इस स्थिति में आपतित किरण ये वाली और निर्गत किरण इसके बीच की लंबवत दूरी को प्रकाश किरण का पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, ऐसा क्यों होता है, समांतर क्यों होती है, इसके लिए हम लोग छोटा सा कॉन्सेप्ट करते हैं, इससे अपवर्तन और इससे अपवर्तन, दोनों पृष्ठ से अलग अलग अपवर्तन निकालते हैं, एंड देन उसके साथ साथ हम लोग यहां पर चेक करेंगे कि ये वाली और ये वाली जो दोनों किरणें हैं एक दूसरे के समांतर कैसे होती है। ध्यान से देखिएगा, इतना आप लोग नोट कर सकते हो, ये मैं यहां पर मिटा देता हूं, इतना आप लोग नोट कीजिए और इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझिए। अब अगर हम पहले पृष्ठ की बात करें तो पृष्ठ PQ पर, इस पृष्ठ PQ पर दोस्तों स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से ये हुआ एयर, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए, ये हुआ ग्लास जो कि हमारा सघन माध्यम है, इसको हम लोग लिखेंगे जी, और वापस से ही हो जाएगा एयर, तो वापस से हम इसको क्या लिखेंगे वायु। तो स्नेल का नियम क्या बोलता है, स्नेल का नियम साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू, पहले पृष्ठ से क्योंकि ये किरण आती हुई है, यहां से ये किरण जा रही है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इसको हम लोग लिखेंगे ए म्यू जी, या हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। ऊपर साइड वो एंगल होता है जो आपतन होता है, आपतन कोण होता है, और नीचे साइड जो होता है वो होता है साइन आर, आर मतलब यहां पर अपवर्तन कोण होता है, ठीक है, इक्वल, या तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो N2/N1 साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल N2/N1। N2 जो है वो वाली किरण जो जिस माध्यम में प्रवेश कर रही है, और N1 वो है, N1 का मान जहां से प्रकाश किरण आ रही है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल N2/N1 लिख सकते हो आप लोग, या आप लोग उसको लिख सकते हो ए म्यू जी, मतलब कि यहां से इधर इसका शिफ्ट होना, अपवर्तनांक वाला केस जिसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक हम लोग निकालते हैं। तो ये देखिए पहले पृष्ठ की अगर हम लोग बात करें तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ए म्यू जी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे पृष्ठ की बात करें तो दूसरे पृष्ठ पर, और दूसरा पृष्ठ कौन सा है, पृष्ठ है हमारे पास RS। दूसरे पृष्ठ पर अगर हम लोग बात करें तो सेकंड पृष्ठ है हमारे पास RS। ध्यान से देखिए, अगर हम ऊपर वाले पृष्ठ को छोड़ दे तो अब ये जो BC है इस वाले पृष्ठ के लिए आपतित किरण का काम करेगी। ध्यान से सुनिए, अब इस वाले पृष्ठ के लिए ये वाली किरण आपतित किरण का काम करेगी, है वो अपवर्तित किरण, बट इस वाले पृष्ठ के लिए तब हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास साइन अपॉन, यहां पर हो जाएगा साइन, स्नेल के नियम से, फिर से स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से। ध्यान से देखिए, अब एंगल कौन सा होगा, अब एंगल होगा हमारे पास R, और यहां पर जो अपवर्तित, ये देखिए है अपवर्तित नहीं, ये निर्गत कोण है, क्योंकि निर्गत किरण निर्गत कोण बनाती है, बट इन दोनों के पृष्ठ में, अगर इन दोनों के पृष्ठ में अगर हम लोग बात करें तो ये वाला R ये वाला E ये आपतन कोण का काम कर रहा है, अपवर्तन कोण का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन E इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे हम लोग जी म्यू ए। यहां पर आप लोग लिख सकते हो, यहां पर हम इसको μ2/μ1 भी लिख सकते हैं। इसके केस में चूंकि ये हमारा μ1 μ2,
ये वापस से हमारा ये μ2 है, ये हो जाएगा μ1। तो यहां पर इसके लिए स्पेशली इसके लिए अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन आर साइन ई इक्वल, चेक कीजिए यहां पर हम लोग लिखेंगे μ1 अपॉन μ2 और यहां पर मैंने लिखा है जी म्यू ए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप लोग ध्यान से चेक कर सकते हो, देखिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीजें लिखी होती है, तो जो सबसे ज्यादा इजी है उस पर हम लोग ध्यान देंगे और जो ज्यादा अच्छे से हम लोगों को समझ में आ जाए उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो अपवर्तनांक की बात हो रही है स्नेल के नियम से, तो साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल्स टू जी म्यू ए। अब देखिए दोनों इक्वेशन एक और समीकरण दो का गुणा कर दीजिए, तो समीकरण एक गुणित समीकरण दो, समीकरण एक गुणित समीकरण दो, जब समीकरण एक और समीकरण दो का गुणा किया तो ये हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई इक्वल ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए। अब दोस्तों यहां पर एक और सिद्धांत लगेगा, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो जब प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लगाएंगे तो ए म्यू जी इक्वल 1 अपॉन जी म्यू ए म्यू जी इक्वल 1 अपॉन जी म्यू ए। ये वैल्यू आप लोग ध्यान से चेक कीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई। यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इक्वल यहां पर देखिए ए म्यू जी इसकी जगह पर 1 अपॉन जी म्यू ए इंटू जी म्यू ए लिखा था, इससे ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान से चेक कीजिएगा, यहां पर मैं लिख देता हूं क्या बच गया हमारे पास, साइन आई अपॉन ये वाला साइन ई इक्वल कितना आ गया 1, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा कितना 1। हम लोग लिख सकते हैं साइन आई इक्वल साइन ई, ये साइन से साइन कैंसिल हो जाता है, आई इज इक्वल्स टू ई। इस आई इक्वल ई का मान क्या हुआ, इस आई इक्वल ई का मतलब क्या हुआ, इस आई इक्वल ई का मतलब हुआ आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर है। और जब आपतन कोण और निर्गत कोण दोनों बराबर हुए, आपतन कोण और निर्गत कोण जब दोनों बराबर हुए, इसका मतलब ए बी पैरेलल है ये सी डी के, ए बी पैरेलल है डीसी या सीडी के, ए बी पैरेलल है सीडी के, ए बी पैरेलल है सीडी के। तो ग्लास स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन में एक चीज हम लोगों ने देख ली कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो आपतन कोण बनता है उसका मान निर्गत किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, जिसका निर्गत कोण जो बनता है, निर्गत किरण के बीच में निर्गत कोण जो बनता है, इस आई और ई का मान बराबर होता है, इस आई और ई का मान बराबर होता है। अब दोस्तों पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। सेकंड क्वेश्चन की हम लोगों ने पार्श्विक विस्थापन से देखा था, लेटरल शिफ्ट देखा था, इसके साथ साथ हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहां से, जब हमको इस सीई की वैल्यू चाहिए होगी। इस सीई की वैल्यू के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट को यहां पर क्लियर करते हैं, ध्यान से चेक कीजिएगा। इसके लिए मैं इसको यहां से आगे बढ़ा देता हूं यहां तक, और जो ग्लास स्लैब है उसकी हम थिकनेस, उसकी जो मोटाई है उसको हम लोग लिख लेते हैं टी, उसकी जो थिकनेस है उसको टी लिख लेते हैं। यहां पर पहले पृष्ठ पर अपवर्तन और स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल ए म्यू जी, दूसरे पृष्ठ पर अपवर्तन साइन आई अपॉन साइन आर अपॉन साइन ई जी म्यू ए। देखिए और इसके बाद दोनों का हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, उससे हम लोगों ने ए म्यू जी की जगह पर 1 अपॉन जी म्यू ए लिखकर इसको कैंसिल कर दिया। साइन आई अपॉन साइन ई इक्वल आया 1, साइन आई अपॉन साइन इक्वल आया 1, साइन से साइन कैंसिल, आई इक्वल ई। अब जब आई इक्वल ई बताया गया है, इसका मतलब कि जो ए बी है ये किसके, इस सी डी के, चूंकि ये वही वाली साइड है, तो ये दोनों जो आपतित किरण और निर्गत किरण है, आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों आपस में समांतर होती है, इसका मतलब ये होता है आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर है। अब दोस्तों हम लोग यहां से कॉन्सेप्ट करेंगे, जिससे हम इस सीई की वैल्यू निकालेंगे, तो सीई की वैल्यू कितनी निकलेगी, इतना पूरा आप लोग लिख लीजिए। कोई डाउट होगा तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं और अच्छे से क्वेश्चन को और अच्छे से सॉल्व करूं और आप लोगों के लिए और बेहतर वीडियो ऐसे लेकर आ सकूं। तो दोस्तों इसको मैं रफ कर देता हूं, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, और इसके बाद का हमारा जो क्वेश्चन है, जब हम सीई की वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि कितना विस्थापन होता है, उसकी हम लोग यहां पर बात करेंगे। ई की वैल्यू चाहिए, सी का मतलब कि कितना पार्श्विक विस्थापन होता है, इसकी लंबवत, दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी है, इसकी वैल्यू चाहिए। अब दोस्तों देखिए यहां पर ए बी ये हो गए हमारे पास आपतित किरण, ए बी आपतित किरण, दूसरी बी सी की अगर हम बात करें तो बी सी हो गए हमारे पास अपवर्तित किरण, सी डी की हम लोग बात करें तो सी डी हो गई हमारे पास निर्गत किरण, साथ साथ आई जो है एंगल आई, ये हो गया हमारे पास आपतन कोण। इस आर की बात करें तो कोण आर इक्वल ये हो जाएगा हमारे पास अपवर्तन कोण, और जो ई है ये हमारे पास एंगल ई इक्वल निर्गत कोण। पी क्यू आर एस एक ग्लास स्लैब या कांच का टुकड़ा,
जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस है टी। अब दोस्तों इस सीई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज, जब एक लाइट रे प्रकाश किरण ऐसी सीधी जा रही है, प्रकाश किरण ऐसी सीधी जाएगी, और एक लाइट, एक यहां पर अभिलंब हम लोग बनाएंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये वाला एंगल इक्वल है इसके, तो ये वाला जो एंगल बना, ये बना हमारे पास विचलन कोण। तो डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, विचलन कोण। विचलन कोण ये मैंने बताया था कि ये पूरा जो कोण है, ये पूरा जो कोण है, ये हो जाएगा हमारा आई। यहां से यहां तक आई है, क्योंकि प्रकाश किरण ने जाना सीधी चाहिए था तो एंगल बनता, बट वो यहां से बैंड हो गई, तो ये वाला विचलन कोण हो गया, क्योंकि यहां से प्रकाश किरण विचलित हो गई, ये विचलन कोण हो गया। अब देखिए ये बना हमारे पास आर, क्योंकि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होता है, ये विचलन कोण बना। अब इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इस डेल को हम लोग लिख सकते हैं, इस वाले डेल को हम लोग लिख सकते हैं पूरे आई में से, पूरे आई में से इस आर को माइनस कर दीजिए, तो आई माइनस आर, आई माइनस आर, इस डेल को हम लोग लिख सकते हैं, डेल्टा को लिख सकते हैं, जो कि विचलन कोण है, जो कि विचलन कोण है। और इसी की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, सीई की वैल्यू चाहिए, तब हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ये मैंने सारी चीजें लिख दी है। अब ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला ट्राइंगल आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, पहला ट्राइंगल, क्योंकि ये लंबवत की बात हुई थी इसकी पहले की डेफिनेशन में, तो सीई परपेंडिकुलर है इस, यहां पर इस पर सीई परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, तो सीई परपेंडिकुलर हुआ। यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं, इसको मैं नाम दे देता हूं एस, या इसको मैं बोल देता हूं यहां पर एक्स। तो ये जो सीई है ये परपेंडिकुलर है इस बी एक्स पर, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये वाला समकोण त्रिभुज हम लोग यहां से बाहर निकाल लेते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सीई बी में, सीई बी में, समकोण त्रिभुज सीई बी में। दोस्तों सीई हमको चाहिए, ठीक है, और ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यहां पर देखिए, ये है यहां पर बीसी, ये यहां पर बीसी है, तो सीई हमको चाहिए और यहां पर ये बीसी है। अब एक बात याद रखिए कि ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट में साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में किसमें लंब और कर्ण आता है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, जो क्लास 10th का टॉपिक है, 11 12 का टॉपिक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो है किसके अंदर लंब और कर्ण आता है। तो ये आता है हमारे पास साइन थीटा इक्वल, ये होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसको आप लोग याद रखिए। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाली चीजें, 90 डिग्री के सामने वाला कोण, 90 के सामने वाला कोण या एंगल के सामने वाली चीजें 90 होती है, और 90 के सामने वाला एंगल जो हम यहां पर लिखेंगे, तो साइन डेल्टा लिख लीजिए या आई माइनस आर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आई माइनस आर इज इक्वल्स टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारे पास सीई, बटे कर्ण कितना है यहाँ पर, हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, ये हो जाएगा बीसी। इस बीसी को इधर कर दीजिए, तो बीसी साइन आई माइनस आर इक्वल, ये बचा हमारे पास सीई। अब दोस्तों जब सीई की वैल्यू चाहिए हमको, सीई की वैल्यू चाहिए, तो इसमें वैल्यू रखने के लिए इस बीसी की वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिए कौन सा ट्राइंगल लिया हुआ है हम लोगों ने, ट्राइंगल लिया हुआ है सीईबी, सीईबी ये वाला ट्राइंगल लिया है, क्योंकि हमको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए, तब हम बता सकते हैं कि कितना कितना विचलन होता है, कितना विचलन होता है, और इसका शिफ्ट जो होता है, जो इसका पार्श्विक विस्थापन होता है, लेटरल शिफ्ट होता है, वो कितना होता है। अब देखिए लेटरल शिफ्ट मतलब प्रकाश किरण ऐसी जानी चाहिए थी, बट माध्यम के कारण वो सिर्फ इधर सरक गई है, मतलब साइड इसका विस्थापन हो गया, लेकिन है वो पैरेलल। अब देखिए सी में वैल्यू जो आएगी उसके लिए बीसी चाहिए, तो बीसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला, क्योंकि बीसी इसके अंदर आ रहा है। अब दोस्तों जब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो यहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, यहां पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, उसके सामने आर है, तो इस ट्राइंगल को मैं बाहर कर देता हूं। यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये हो जाएगा हमारे पास एन और एन डेस, सी एन डेस बी, सी एन डेस बी में, समकोण त्रिभुज सी एन डेस बी में जहां कोण बनता है उसके सामने 90 डिग्री का एंगल बनता है, और वैसे भी 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि ये यहां पर हमने अभिलंब बनाया है। तो सी एन डेस बी में ये हो गया हमारे पास लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। अब दोस्तों ये वाली वैल्यू है हमारे पास क्योंकि हमने इसकी थिकनेस को टी माना है, और ये किसका काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में किसके अंदर आधार और कर्ण आता है, एक तो आता है कॉस के अंदर, एक तो आता है सेक के अंदर। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, सेक थीटा इक्वल कर्ण बटे आधार, और एक होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इन दोनों में से जो भी आप लोगों की इच्छा होगी वो यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा और उससे सॉल्व कर लीजिएगा। यहां पर हम लोग डायरेक्ट ले लेते सेक,
समकोण त्रिभुज सी एंड डेज बी में सेक आर बराबर फॉर्मूला कर्ण बटे आधार। तो इसमें कर्ण ये हुआ क्योंकि 90 डिग्री का ये एंगल है, सबसे बड़ी साइड होती है कर्ण की, तो ये हो जाएगा हमारे पास BC, क्योंकि इसी BC की वैल्यू हम लोगों को चाहिए, बटे आधार। तो आधार ये वाला हुआ जिसको हम लोग या तो बी एंड डेज लिख देते या सेक आर इक्वल BC के प्लेस पर BC ही और बी एंड डेज के प्लेस पर T, क्योंकि ये थिकनेस है, ये थिकनेस बनाई मैंने यहां पर इस ग्लास स्लैब की, वैल्यू चाहिए BC की, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक R और ये हो जाएगा T। अब दोस्तों ये हमारे पास एक और BC की वैल्यू हमने इसीलिए निकाली क्योंकि यहां पर हम लोगों को वैल्यू पुट करना था। सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है, बस इस CE के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है ध्यान से देखिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। अब देखिए समीकरण, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इक्वेशन बोल दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग क्या करने वाले, इस BC की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो CE इज इक्वल्स टू साइन I माइनस R, और इस BC के प्लेस पर हम लोग क्या लिख देंगे, T सेक R। अब दोस्तों ये CE की वैल्यू निकली और यही हमारा क्वेश्चन था। अब अगर हम लोग देखें कि इसमें पार्श्विक विस्थापन कितना होता है, CE पार्श्विक विस्थापन है, तो हमने एंगल की कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं ली हुई है, हमने आपतन कोण को I ही लेट किया हुआ है, यहां पर R लेट किया हुआ है। ग्लास स्लैब बड़ा होगा तो CE का मान ज्यादा बड़ा होगा। साइन I माइनस R आपतन कोण और अपवर्तन कोण के ऊपर निर्भर करेगा कि CE कितना है, कितना पार्श्विक विस्थापन ज्यादा है, और सेक R मतलब R जो है, ये वाला जो R है, इस पर डिपेंड करेगा कि पार्श्विक विस्थापन कितना ज्यादा होगा किसी ग्लास स्लैब से, क्योंकि जितना बड़ा ग्लास स्लैब होगा, जितना बड़ा कांच का टुकड़ा होगा, उतना ज्यादा उसका विस्थापन होगा और उन दोनों के बीच की दूरी उतनी होगी। और वो यहां से सब चीजें समझ में आ जाएगी कि कौन कौन सी चीजों पर ये CE मतलब कि उनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी जो है दोनों की, आपतित किरण की और निर्गत किरण की, वो यहां पर समझ में आ जाएगी। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, और कोई डाउट होगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों। अगर एक कोई छोटा सा भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, पूरी कोशिश करूंगा मैं उस पूरे आपके डाउट को क्लियर करने की और एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आने की। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि डेली नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।